हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। विद्यार्थियों पी ब्लॉक में हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था नाइट्रिक अम्ल, और बहुत ही अच्छी तरह आपने क्लियर किया होगा। नोट्स बनाए होंगे शानदार तरीके से सुंदर सुंदर लेख में। और विद्यार्थियों आज हमारे पास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पी ब्लॉक के अंतर्गत वो है फॉस्फोरस के अप्रूफ। किसके अप्रूफ? फॉस्फोरस के अप्रूफ। देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, फॉस्फोरस एक अभिक्रियाशील तत्व है, मतलब क्रियाशील तत्व है। इस कारण से ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, किसी न किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर लेता है, किसी अन्य यौगिक से क्रिया कर लेता है। कुछ खनिजों में धातुओं के फॉस्फेट भी मिलते हैं। पशुओं की हड्डियों में 56% कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस पाया जाता है। विद्यार्थियों जंतुओं और पौधों के लिए यह एक अनिवार्य तत्व है, कंपलसरी तत्व है। विद्यार्थियों कंपलसरी, वेरी वेरी नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका अस्तित्व जैव अवयव में मिलता है। ज़्यादातर ये इसका जो है ना फॉर्म जो होती है वो कहाँ मिलती है? जैव अवयव में मिलती है। बहुत ही गजब की बात आ गई। 1669 में हैम्बुर्ग के व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने फॉस्फोरस की खोज की थी। गजब हो गया। हेनिंग ब्रांड ने 1669 में हैम्बुर्ग के व्यापारी थे ये, उन्होंने फॉस्फोरस की खोज की थी। विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। ये थी सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी कौन सी जानकारी? सामान्य जानकारी। नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो को फटाफट। नेक्स्ट देखो, फॉस्फोरस के आगे की हम डिटेल्स देखें तो फॉस्फोरस के 3 अप्रूप है। विद्यार्थियों कितने अप्रूप हैं इसके? 3 अप्रूप। अप्रूप क्या होते हैं? देखो अप्रूप जो होते हैं वो अधातुओं की प्रॉपर्टीज है। अप्रूपता कौन प्रदर्शित करते हैं? अधातु प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थियों अप्रूप कहते किसे हैं? किसी भी पदार्थ के, किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं जबकि रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, इस गुण को हम अपरूपता कहते हैं। विद्यार्थियों और ऐसे रूप आपस में अपरूप कहलाते हैं। तो किसका गुणधर्म है? अधातुओं का गुणधर्म। विद्यार्थियों देखो फर्स्ट अपरूप आता है फॉस्फोरस की, पहली फॉर्म्स आती है यहाँ पर देखें तो वो आता है श्वेत फॉस्फोरस। प्रकाश के संपर्क में आकर ये येलो कलर का हो जाता है, पीला फॉस्फोरस भी कहते हैं। लाल फॉस्फोरस सेकेंड अप्रूफ एंड थर्ड अप्रूफ से ब्लैक फॉस्फोरस। तो कितनी फॉर्म है इसकी? वाइट फॉस्फोरस कन्वर्ट इन येलो इन लाइट, रेड फॉस्फोरस एंड फाइनली ब्लैक फॉस्फोरस। तो 3 फॉर्म है फॉस्फोरस की। समझ में आ रहा होगा? यस बोल दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास में आता है श्वेत फॉस्फोरस। कौन सा फॉस्फोरस आता है? श्वेत फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थी इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट नंबर पे आती है, ये पारभासी ठोस है। कैसा ठोस है? पारभासी ठोस है। मतलब ये पारदर्शी नहीं होता लेकिन इसमें से प्रकाश गुजर सकता है, तो इसको बोलते हैं पारभासी। मोम के समान ठोस है, प्रकाश इसमें गुजर सकता है, आर पार हम इसमें देख नहीं सकते लेकिन प्रकाश का गमन हो सकता है, तो पारभासी ठोस है। इसमें लहसुन जैसी गंध आती है, पहचान लेंगे इसको स्मेल करके। लहसुन जैसी गंध आती है, काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड इसको शार्प नाइफ से काटा जा सकता है। तेज़ धार वाले चाकू से इसको काट सकते हैं, तो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। विद्यार्थियों प्रॉपर्टीज समझ में आ रही होगी आपकी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो विद्यार्थियों एक गजब की प्रॉपर्टीज है इसकी, और ध्यान से देखना इसको। ये अंधेरे में चमकता है। जैसे इसको हम खुला रखते हैं तो ये डार्क में जो है ना इसका ऑक्सीकरण हो जाता है वायु के द्वारा, और ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा उष्मा के रूप में न होकर प्रकाश के रूप में होती है, और इस गुण को जो है ना चमकने वाले गुण को बोलते हैं स्फुरदीप्ति। तो लाइट में ये चमकने लगता है, किसकी वजह से चमकता है? ऑक्सीकरण की वजह से चमकता है। विद्यार्थियों तो जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा डार्क में तो ये चमकने लगता है, और इस गुण को बोलते हैं स्फुरदीप्ति। रसो संदीप्ति भी कह सकते हैं विद्यार्थियों, रसो संदीप्ति। क्या कह सकते हैं? रसो संदीप्ति, स्फुरदीप्ति या रसो संदीप्ति कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। श्वेत फॉस्फोरस जो होता है बहुत अधिक विषैला होता है विद्यार्थियों, पॉइजनस होता है। इसमें जो कर्मचारी लंबे समय तक इसके इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में
कार्य करते हैं उन्हें एक बीमारी हो जाती है, बीमारी का शिकार होना पड़ता है। वो बीमारी किस नाम से जानी जाती है? देखो, फ्रोसीजा बीमारी। फ्रोसीजा बीमारी में क्या होता है, उनकी जबड़ी की हड्डियां जो होती है वो गलने लग जाती है। तो कौन सी बीमारी हो जाती है? फ्रोसीजा बीमारी हो जाती है। श्वेत फॉस्फोरस काफ़ी पॉइजनस होता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट देख लेते हैं। जल में नहीं घुलता है लेकिन एल्कोहल, ईथर व कार्बन डाइसल्फाइड में विलय हो जाता है। सभी को मालूम है कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र क्या होता है? CH2। इसमें विलय हो जाता है बट जल में सोल्यूबल नहीं होता है। वायु में आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको वायु में खुला नहीं रखा जाता है। वायु में खुला नहीं रखते हैं, ठीक है, आप नोट करेंगे, वायु में खुला नहीं रखा जाता है। वायु में तुरंत आग पकड़ लेता है। देखते हैं वायु में कौन सा कंपाउंड बनता है इसका। देखो, वायु की उपस्थिति में ये श्वेत धूम्र बनाता है। ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बनाता है? श्वेत धूम्र बनाता है। श्वेत धुएं निकलती हुई प्रतीत होती है। देखो, ये रहा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का फॉर्मूला सभी को मालूम है क्या होता है? फॉस्फोरस का जो अणुसूत्र होता है P4 होता है। क्या होता है? P4। तो ये लिया हमने श्वेत फॉस्फोरस। वायु ऑक्सीजन के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, P4O10 बनेगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनेगा। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड श्वेत धूम्र के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो वायु में श्वेत फॉस्फोरस ऑक्सीकरण के द्वारा फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेता है, जिसके श्वेत धूम्र दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा। नोट्स बनाइए इसके, सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करते जाएं। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए इसको। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सभी को बताएं केमिस्ट्री की क्लास रेगुलर चल रही है। देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें। श्वेत फॉस्फोरस कास्टिक सोडा NaOH के साथ गर्म करने पर फोस्फीन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? फोस्फीन। तो देखिए विद्यार्थियों, ये रहा फॉस्फोरस, ये NaOH का विलयन और साथ में इसमें लेंगे 3H2O। 3H2O लेंगे प्लस 3H2 और ऐड कर लेंगे, रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो यहाँ बनेगा NaH2PO2 और बनेगा विषैली गैस फोस्फीन। तो आपका आंसर क्या होगा? श्वेत फॉस्फोरस कास्टिक सोडा के विलयन के साथ में रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाता है? तो विषैली गैस बनाता है, फोस्फीन। फोस्फीन का फॉर्मूला क्या होगा? PS3 हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? PS3। देख लेते हैं इक्वेशन को, बैलेंस कीजिए आप फटाफट, इसको बैलेंस कीजिए इसको वीडियो को पॉज करके कि इसमें कितने कितने परमाणु हैं। देखो, तो इसमें देखो फॉस्फोरस का 1 मोल प्रयुक्त होगा, NaOH के 3 मोल प्रयुक्त होंगे, वाटर के 3 मोल प्रयुक्त होंगे और रिएक्शन करके NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड लिख लेंगे इसके नीचे, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड के 3 मोल बनेंगे और 1 मोल बनेगा PS3 के। तो ये इक्वेशन इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगी विद्यार्थियों। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप बेफिक्र होकर विद्यार्थियों जवाब दीजिए। किसी को भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डर नहीं होना चाहिए कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं कमेंट्स करूँगा तो सर क्या कहेंगे मुझे, ऐसा कुछ भी फील नहीं होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ दिक्कत है हमें, और समझ में आ रहा है तो वैसे बताइए कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। आप इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें। देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके अणुसूत्र की बात करें तो P4 होता है, बता चुका हूँ मैं पहले, ये हमारे आ चुका है। P4 इसका अणुसूत्र होता है। इसमें फॉस्फोरस के परमाणु चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होता है, चतुष्फल की होता है। श्वेत फॉस्फोरस में प्रत्येक फॉस्फोरस का संकरण जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन, वो sp3 होता है, जिससे बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। sp3 संकरण में तो सबको मालूम है चतुष्फल के बंद कोण कितना होता है, 11th क्लास में पढ़ रखा हमने, अब तो हम 12th में आ गए। 109 डिग्री 28 मिनट का होता है sp3 संकरण में बॉन्ड एंगल। बट विद्यार्थियों क्या होता है, P4 में कोण केवल 60 डिग्री का होता है विद्यार्थियों, जिससे कोणीय तनाव अधिक होने के कारण क्रियाशीलता अधिक हो जाती है। 60 डिग्री, देखो 109 डिग्री होने के बजाय ये कितना होना चाहता है? 60 डिग्री का होना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? एंगुलर स्ट्रेन। बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। किस कारण से हुआ? एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये कम हो जाएगा बॉन्ड एंगल, ठीक है। अतः श्वेत फॉस्फोरस अधिक क्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है एंगुलर स्ट्रेन के कारण। 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो आपसे पूछें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट होने की बजाय 60 डिग्री का हो जाएगा, जिसका रीजन क्या है? कोणीय तनाव, एंगुलर स्ट्रेन लगता है विद्यार्थियों, और एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है। मोर रिएक्टिव, श्वेत व्हाइट फॉस्फोरस मोर रिएक्टिव।
इन केस ऑफ एंगुलर स्ट्रेन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर, एक फॉस्फोरस यहाँ व्यवस्थित हो जाएगा, एक फॉस्फोरस यहाँ जाएगा, एक फॉस्फोरस यहाँ जाएगा, एक फॉस्फोरस यहाँ जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, ये जो फॉस्फोरस आपको दिख रहा है और यहाँ पर इनके बीच में देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। अब देखो ये एक चौथा जो फॉस्फोरस है ऊपर दिख रहा होगा, ये इन दो फॉस्फोरस से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है स्टूडेंट, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। अब आपको मालूम है त्रिभुज में इस प्रकार की फॉर्म बन रही है, तो बताओ कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल आएगा, 60 डिग्री का आएगा। कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा विद्यार्थियों। कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। 109 डिग्री होने की बजाय श्वेत फॉस्फोरस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होने की बजाय 109 डिग्री होने की बजाय स्टूडेंट 60 डिग्री का हो जाता है एंगुलर स्ट्रेन के कारण। विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ये स्ट्रक्चर किसी अन्य P4 से कनेक्टेड नहीं रहता है विद्यार्थियों, ये अकेला P4 रहता है, किसी अन्य P4 से कनेक्टेड नहीं रहता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। और व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें लहसुन जैसी गंध आती है, इसके इंडस्ट्री में कार्य करने वाले व्यक्तियों के जबड़े खराब हो जाते हैं, और ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है, जल में नहीं घुलता है। इसका स्ट्रक्चर चतुष्फलकी होता है, वायु में आग पकड़ लेता है, अंधेरे में चमकता है, जिसको हम कहते हैं रसोसंदीप्ति या स्फुरदीप्ति गुण कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, यस बोल दीजिए सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। सेकंड, हमारे पास में जो एलोट्रोप आता है फॉस्फोरस का, एलोट्रोप अप्रूप आता है, वो हमारे पास था रेड फॉस्फोरस। ये लोहे के समान धूसर रंग का होता है, लोहे का जिस प्रकार का कलर होता है धूसर रंग का, उसी प्रकार का ये रेड फॉस्फोरस होता है। इसको बनाते कैसे हैं, देखिए बनाने की जो मेथड है वो है हमारे पास में, व्हाइट फॉस्फोरस लेंगे 573 केल्विन पर, कोई भी अकेली गैस ले लेंगे, हीलियम नियोन या कार्बन डाइसल्फाइड, उसकी प्रेजेंस में कई दिनों तक इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। कई दिनों तक इसको गर्म करते हैं, अक्रिय वातावरण में कोई भी गैस ले लेते हैं, हीलियम नियोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। ये जल में व कार्बन डाइसल्फाइड में दोनों में विलय होता है, गजब हो गया, दोनों में विलय होता है, अविलय होता है, सॉरी दोनों में अविलय होता है। जबकि पहले हमने देखा था वहाँ पर जल में अविलय लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है, बट यहाँ पर दोनों में ये अविलय होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज की। ये हम देख चुके हैं, दोनों में ही अविलय होता है, जल और कार्बन डाइसल्फाइड में। ये श्वेत फॉस्फोरस से अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है विद्यार्थियों, श्वेत फॉस्फोरस में P4 जो इकाइयाँ होती है वो सिंगल होती है विद्यार्थियों, और जबकि रेड फॉस्फोरस में P4 इकाइयाँ आगे से आगे कनेक्ट होती जाती है और एक लंबी चेन बनाती है, जिसको बोलते हैं बहुलकी संरचना। कौन सी संरचना, बहुलकी संरचना, बहुत बड़ी संरचना बनती है। तो श्वेत फॉस्फोरस कम स्थायी हो जाएगा, रेड फॉस्फोरस ज़्यादा स्थायी होता है। इसमें P4 इकाइयाँ, चतुष्फलकी इकाइयाँ श्रृंखला के रूप में होती हैं, इसलिए मोर स्टेबल होता है देन व्हाइट फॉस्फोरस। तो इसकी स्ट्रक्चर देखने से पता लगेगा कि कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो विद्यार्थियों, ये आ गया P4 इकाई और ये दूसरी P4 से कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट ये भी किससे कनेक्ट होगा, अन्य P4 से कनेक्ट होगा। तो ये एक लंबी चेन बन गई, ये आगे से आगे इधर भी जॉइंट होता रहेगा, इधर भी कंबाइंड होता रहेगा। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास में रेड फॉस्फोरस का। समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं लाल फास्फोरस की बहुलकी संरचना। इसी कारण ये श्वेत फॉस्फोरस से मोर स्टेबल है, अधिक स्थायी है। स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट कीजिए, फेयर कॉपी में नोट कीजिए, इसको बढ़िया तरीके से सुंदर सुंदर लेख में नोट्स बनाइए, पढ़ते जाएं। टेंशन न लें किसी चीज़ का कि हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आराम से बिल्कुल मुस्कुराते हुए पढ़िए विद्यार्थियों, समझ में आएगा। देखिए विद्यार्थियों, फॉस्फोरस के एलोट्रोप की बात करते हैं तो हमारे पास में थर्ड एलोट्रोप आती है इसकी, वो आता है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस के दो अप्रूप होते हैं, एक तो होता है एल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, नेक्स्ट एक होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। दो फॉर्म होती है इसकी, एल्फा और बीटा।
आपसे पूछे ब्लैक फॉस्फोरस के कितने अप्रूप हैं, तो आप बता देंगे इसके 2 अप्रूप होते हैं, काला फास्फोरस और एल्फा काला फास्फोरस और बीटा काला फास्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस के 2 फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ब्लैक फॉस्फोरस को हम निम्न प्रकार से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? लाल फास्फोरस लेते हैं और इसको 803 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है विद्यार्थियों ब्लैक फॉस्फोरस में, वो भी किस में? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करना क्या है? रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन पर हीट करना है, जिससे अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। श्वेत फॉस्फोरस को उच्च दाब और बंद नली में, उच्च दाब और एक सील्ड ट्यूब में इसको हम गर्म करते हैं। 473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, 473 केल्विन पर गर्म करते हैं, जिससे कि बीटा काला फास्फोरस बन जाता है। एक ट्यूब में इसको गर्म करेंगे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में ब्लैक फॉस्फोरस के 2 प्रूफ प्राप्त हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्यार्थियों। ये आते हैं हमारे पास में फॉस्फोरस के कुछ यौगिक हैं कि कौन कौन सी यौगिक बनाता है फॉस्फोरस। ये थे, इससे पहले हमने पढ़ा फॉस्फोरस के अप्रूप कितने अप्रूप होते हैं? 3 अप्रूप होते हैं, श्वेत फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट यौगिक आता है फॉस्फोरस का फोस्फीन। क्या फॉर्मूला होता है? ब्रैकेट में दे रखा है, फोस्फीन का PS3 फॉर्मूला होता है। PS3 क्या याद रखेंगे? PS3। फॉर्मेशन कैसे करते हैं देखो, श्वेत फॉस्फोरस की क्रिया NaOH के सांद्र विलयन से कराने पर, जैसे NaOH से रिएक्शन करवाएंगे व्हाइट फॉस्फोरस की, तो ये रहा NaOH का जलीय विलयन, और पढ़ चुके हैं पीछे, रिएक्शन होकर हमें कौन सी गैस प्राप्त हो जाएगी? फोस्फीन प्राप्त हो जाएगी, और सोडियम हाइपोफॉस्फेट प्राप्त होगा। तो श्वेत फास्फोरस के NaOH के सांद्र विलयन से करवाते हैं तो हमें विषैली गैस कौन सी प्राप्त होती है? फोस्फीन प्राप्त हो जाती है विद्यार्थियों। समझ में आ रहा होगा सभी के? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सभी दोस्तों को बताएं कि केमिस्ट्री क्लास चल रही है, पीबलो पढ़ा रहे हैं सर। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको अदर यूट्यूब चैनल ने मानकर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मानकर इसको पढ़िए। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है वो पढ़िए। अदर मेथड आता है फोस्फीन को बनाने का, वो आता है कैल्शियम फॉस्फाइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर से कराने पर कैल्शियम फॉस्फाइड का कन्वर्जन हो जाता है फोस्फीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फोस्फीन में। देख लेते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ca3। ध्यान देना, कैल्शियम फॉस्फाइड का जो फॉर्मूला होता है Ca3P2 होता है, Ca3P2। यहाँ ठीक कर लेना इसको, Ca3 देखो, Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा और फोस्फीन गैस प्राप्त होगी। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मोल ऑफ Ca3P2, 2 की जगह आप 3 कर लेंगे, और 6 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे अभिक्रिया होकर 3 मोल कैल्शियम क्लोराइड के बनेंगे, 2 मोल बनेंगे फोस्फीन के। विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा? इक्वेशन बैलेंस कर लो, आराम से बैलेंस कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट, कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया वाटर से करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, भुजा हुआ चूना, और फोस्फीन गैस प्राप्त हो जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, 6 मोल्स ऑफ वाटर एंड 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होगा एंड 2 मोल्स ऑफ फोस्फीन प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों ये दूसरा मेथड आ जाएगा, कैल्शियम फॉस्फाइड के द्वारा हम बना सकते हैं फोस्फीन गैस को, एक पॉइजनस गैस है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए विद्यार्थियों, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। देखो, ये रंगहीन सड़ी मछली के समान गंधयुक्त अत्यंत विषैली गैस है विद्यार्थियों। सड़ी मछली के समान गंध आती इसमें और अत्यंत विषैली गैस है। ये कॉपर सल्फेट मर्क्यूरिक क्लोराइड से निम्न प्रकार से रिएक्शन करती है। ये लिया विद्यार्थियों कॉपर सल्फेट, ये आ जाएगा फोस्फीन, बनेगा क्यूप्रिक फॉस्फाइड। क्या बनेगा? क्यूप्रिक फॉस्फाइड एंड सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा H2SO4। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए तो इसमें कॉपर सल्फेट के 3 मोल्स, फोस्फीन के 2 मोल्स, क्यूप्रिक फॉस्फाइड का 1 मोल बनेगा एंड सल्फ्यूरिक अम्ल के 3 मोल्स बनेंगे। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, ध्यान से नोट कीजिए, इक्वेशन गलत नहीं होना चाहिए। मर्क्यूरिक क्लोराइड फोस्फीन रिएक्ट करके मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बनाते हैं
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है विद्यार्थियों। तो यह बना मर्क्यूरिक फॉस्फाइड। रिएक्शन को बैलेंस में कीजिए, तो 3 मोल्स ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड 2 मोल्स ऑफ फॉस्फिन, देन अभिक्रिया होकर मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बनेगा 1 मोल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा 6 मोल। स्क्रीनशॉट लो इसका। कॉपर सल्फेट मर्क्यूरिक क्लोराइड को कन्वर्ट कर देती है क्यूप्रिक फॉस्फाइड, और मर्क्यूरिक फॉस्फाइड में कौन सी गैस, फॉस्फीन। ये पॉइजनस गैस है और इसमें रोटन फिश जैसी गंध आती है, सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्यार्थियों, यूजेज की बात करते हैं। तो इसका उपयोग होम सिग्नल में किया जाता है। होम सिग्नल क्या होते हैं, एक छिद्र युक्त पात्र है कैल्शियम कार्बाइड, फॉर्मूला CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का, कैल्शियम फॉस्फाइड का आप जानते हैं Ca3P2 पढ़ चुके हैं, कैल्शियम कार्बाइड का CaC2, कैल्शियम फॉस्फाइड, दोनों पात्रों को लेकर उसमें छिद्र कर देते हैं, पात्र में छिद्र कर देंगे और छिद्र करके समुद्र में डाल देते हैं पात्र को, जिससे जल से क्रिया हो जाएगी, गैसें बनती है। तो जो पात्र है वो क्या बनाएंगे, गैसें बनाएंगे। गैसें ज्वलनशील होती है और अर्थात आग पकड़ लेती है, जिससे पानी के जहाज के आगे आने वाले अवरोध का पता लगाया जा सकता है। जो बाधा आती है, रुकावट आती है, उसका पता लगाया जा सकता है कि आगे कौन सी रुकावट आ सकती है। इसको बोलते हैं होम सिग्नल। आपसे पूछे होम सिग्नल में कौन सी गैस काम में ली जाती है, फॉस्फीन, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फास्फाइड आदि के पात्रों को छिद्रित करके समुद्र में डाल देते हैं, जिससे गैसें बनती है, वो गैसें चमकती हैं, जिससे जहाज़ों के आगे जो अवरोध आते हैं उनका पता लगाया जा सकता है। इसे कहते हैं होम सिग्नल विद्यार्थियों। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पिरामिड इसका स्ट्रक्चर होता है फॉस्फिन का, और sp3 इसका संकरण होता है विद्यार्थियों। क्या संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो विद्यार्थियों, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस 3 बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ में, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। 3 बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ करेगा, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएंगे जो बॉन्डिंग नहीं करते हैं, वो लोन पेयर के रूप में आ जाएंगे। किस रूप में आ जाएंगे, लोन पेयर के रूप में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के रूप में। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है पिरामिडी। क्या कहलाएगा, पिरामिडीय कहलाएगा। पिरामिडी क्या कहलाएगा, पिरामिडी कहलाएगा। इसकी जो संकरण अवस्था होती है फॉस्फोरस की, वो रहेगी sp3। कितना रहेगा, sp3। तो नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में नोट कीजिए विद्यार्थियों। समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था विद्यार्थियों हमारे पास में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, फॉस्फोरस के अपरूप और फॉस्फोरस के यौगिक। फॉस्फोरस के यौगिकों में हमने आज पहला कंपाउंड पढ़ा फॉस्फीन। क्या पढ़ा, फॉस्फीन पढ़ा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है। कौन सा क्वेश्चन, देखो किस तरह, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, किस तरह ये सिद्ध करते हैं कि pH3 की प्रकृति क्षार की होती है विद्यार्थियों, कैसे बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों देखो, pH3 की प्रकृति क्षारीय कैसे होती है। देखो ये हेलोजन अम्ल होते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड HBr जैसे अम्लों से क्रिया करता है फॉस्फीन, और इनसे क्रिया करके pH4 फॉस्फोनियम यौगिक बनता है। फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाएगा, HI से तो बन जाएगा फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, pH3 रिएक्ट करेगा HI से, क्या बनेगा, रिएक्शन करके PH4I बन जाएगा। ठीक है ना। तो अम्ल से रिएक्शन कर रहा है, तो ये तो एसिड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप क्षार हो जाएगा। तो फॉस्फोनियम यौगिक बनाता है, जो कि ये दर्शाता है कि इसकी प्रकृति क्षार की होती है। तो आपको मालूम है, एक क्षार किससे रिएक्शन करेगा, अम्ल से, और एक अम्ल किससे रिएक्शन करता है, क्षार से। तो ये फॉस्फीन क्षारी हो गया, किससे रिएक्शन कर रहा है, अम्ल से रिएक्शन कर रहा है। HI की जगह HBr भी ले सकते हैं विद्यार्थियों, तो I की जगह Br आ जाएगा यहाँ पर। फॉस्फोनियम आयोडाइड हो गया तो फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। फॉस्फीन क्षारीय प्रकृति का होता है, हेलोजन अम्लों से क्रिया करके फॉस्फोनियम यौगिक बनाता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्षार की होती है विद्यार्थियों।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसको और रिएक्शन लिख के इसका नोट्स बनाएंगे। समझ में आ गया होगा, यस बोल दो विद्यार्थियों। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पहला भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था। पीएच3 से पीएच4+ का, ये तो हमारे पास पीएच3 है नॉर्मल, ये पीएच4+ आयन है, का आबंध कोण अधिक होता है क्यों? मतलब फोस्फीन से पीएच4+ का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है क्यों? तो विद्यार्थियों देखो इसका रीजन, पीएच3 तथा पीएच4+ दोनों ही फॉस्फोरस में sp3 संकरण होता है विद्यार्थियों, मालूम है। और sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो pH4+ में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसमें चारों बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, कोई भी इसके ऊपर लोन पेयर नहीं होता है। ये गजब की बात है। pH4+ का स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं तो इसके पास कोई भी लोन पेयर शेष नहीं रहता है, सारे के सारे बॉन्ड युग्म होते हैं। कितने बॉन्ड युग्म होते हैं? चार बंध बनाता है और कोई भी लोन पेयर नहीं होता इसके पास में। लेकिन pH3, जबकि pH3 में P पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। स्ट्रक्चर देख लेना पीछे, उसमें आपको लोन पेयर दिखाया गया है, एक लोन पेयर पाया जाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, जबकि ये कितने बॉन्ड बनाता है? pH4+ 4 बॉन्ड बना लेता है आसानी से, जो कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और आबंध युग्म के लिए प्रतिकर्षण करता है। तो pH3 में बॉन्ड युग्म और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है, जिससे pH3 में आबंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। अतः pH3 से pH4+ का आबंध कोण अधिक होता है, pH4+ का आबंध कोण अधिक होता है विद्यार्थियों। pH4+ में कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं पाया जाता है, जबकि pH3 में लोन पेयर पाया जाता है। लोन पेयर हमेशा बॉन्ड एंगल को कम कर देता है, स्ट्रक्चर को विकृत करता है, बॉन्ड एंगल को भी विकृत करता है विद्यार्थियों। ये ध्यान देना, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ इसका। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। गजब का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है जब श्वेत फॉस्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं? तो ये रिएक्शन में बता चुका हूँ। फॉस्फीन में श्वेत फॉस्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर विषैली गैस फॉस्फीन बनती है, साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है, NaH2PO2 बनता है। रिएक्शन देख लेते हैं। फॉस्फोरस, NaOH और जलीय विलयन और CO2 की प्रेजेंस में गर्म कर दो, फॉस्फीन विषैली गैस बनेगी, साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लो, 3 मोल्स ऑफ NaOH, 3 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल्स ऑफ फॉस्फीन बनता है, 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा विषैली गैस क्या बनेगी? NaOH विलयन के साथ में फॉस्फीन बनेगी। स्क्रीनशॉट लो इसको और लर्न कीजिए, क्वेश्चन को याद कीजिए, बार बार पढ़िए। मैं जोर देकर इसलिए बोल रहा हूँ, जब जितना आप पढ़ेंगे उतना ही याद होगा। आप कह रहे हैं सर, ये सोच रहे होंगे सर अपने फायदे के लिए करेंगे बार बार पढ़िए, मेरा कुछ नहीं होगा, फायदा आपका होगा। बार बार रिवीजन कीजिए इसका, बार बार पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज का टॉपिक फॉस्फोरस के अप्रूप और फॉस्फोरस के यौगिकों में हमने पढ़ा फॉस्फीन। फॉस्फोरस के 3 अप्रूप होते हैं, श्वेत फॉस्फोरस पीला हो जाता है प्रकाश में, लाल फास्फोरस काला फास्फोरस, और पहला कंपाउंड हमने पढ़ा फॉस्फीन। विद्यार्थियों टॉपिक समझ में आ गया होगा? यस बोल दें कमेंट बॉक्स में कि सर हमें गजब से समझ में आया। आप इसी तरह रेगुलर वीडियो बनाते रहें, पढ़ाते रहें, सर हमें मोटिवेट करते रहें, हम आपके पद चिन्ह पर चलेंगे। सभी विद्यार्थी यूँ कहीं यस बोल देंगे आप, ठीक है विद्यार्थियों? ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद विद्यार्थियों।